कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल से भी पहले हमारी दुनिया में दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले गेट अचानक से खुलने लगे। इसके उस पार ऐसे जीव होते थे जिन्हें हम जादुई दानव कहते हैं। इनके ऊपर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता था। जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाता था। उनके शरीर में किस रैंक की शक्ति है इसके आधार पर उन्हें अलग अलग रैंक में बांटा जाता था, जैसे कि ABCDE, जिसमें S सबसे बड़ा रैंक होता था और E सबसे घट। हमें 3 साल बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है संग, जो आते हुए कहता है कि तुम लोगों के साथ दोबारा काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हे संग, तुम यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना। जिसके बाद संग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं खाकर आया हूँ। और फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि ये बहुत बड़ी तोप है, क्या सब इसके बारे में बात कर रहे हैं? तोप छोड़, ये तो छुरी भी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये लड़का है जो दुनिया का सबसे कमज़ोर लड़का है। ई रैंक की छोटी सी लड़ाई ने इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सोच ये कितना कमज़ोर होगा। ये दुनिया का सबसे कमज़ोर लड़का है। और फिर वो कहता है कि थोड़ा धीरे बात कर वरना वो सुन लेगा। हम देखते हैं कि सॉन्ग ये बात सुन लेता है और फिर वो कहता है कि वैसे ये ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मुझे हर कोई ऐसे ही बोलता है। वहाँ पे जूही नाम की लड़की आती है जो कि संग के साथ काम करती है और फिर वो आकर कहती है कि संग, आज फिर तुम चोट खाकर आ गए ना। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे? जूही संग से कहती है कि मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटलाइज थे। जिसके बाद संग कहता है कि हाँ, वहाँ पे सब ऊंची रैंक के थे तो उन्होंने हीलर को लेना सही नहीं समझा तो वो हीलर को नहीं लेकर आए। जिसके बाद जूही कहती है कि ये तो बहुत मतलबी लोग हैं। संग कहता है कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दरअसल वो कमज़ोर होने के कारण खुद को ही दोष देता है और फिर वो कहता है कि चलो जाने का टाइम हो गया, हमें जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है इस मिशन के लीडर को जिसका नाम होता है मिस्टर संग, जो इन सब में सबसे ऊंची रैंक का होता है। जिसके बाद सभी पोर्टल के अंदर जाने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि संग अपनी चाकू को निकाल कर देखता है जो कि बहुत पुरानी होती है और उसमें ना के बराबर जादू होता है। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नवा चाकू ले पाऊँ। फिर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पोर्टल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार के एक स्टोन कलेक्ट कर लेता है। उसी टाइम दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको डॉज करते टाइम उसका हथियार टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर संग के पेट में तलवार घुसा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं संग का एक मेंबर उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर जूही संग को हील करने लग जाती है और संग देखता है कि उसके बिना किसी मदद से वो सारे आराम से उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिनको देखकर वो थोड़ा सा निराश होता है। हमें स्टोन्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ऐसे स्टोन्स सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से मिलते हैं, जिनसे हम बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं जिनसे दानवों से लड़ा जा सके। इसके अलावा माना क्रिस्टल, जो सिर्फ तहखाने से इकट्ठा किया जा सकता है, पर ये थोड़ी सी कम शक्तिशाली होती है। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है जो परमाणु से महफूज, हवा पानी से भी ज़्यादा कारगर, और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। सरकार इसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना चाहती है और इसे सिर्फ हंटर ही इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए हंटर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वही दूसरी तरफ हंटर्स ने उस गुफा के बॉस को मार दिया होता है। जूही संग से कहती हैं कि संग सुनो, कहीं तुम किसी जिद में आकर हंटर तो नहीं बने हो ना, क्योंकि चोट तुम्हें एक जगह नहीं बहुत जगह लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें बहुत गहरी चोट लग सकती है। संग जूही से माफ़ी मांगता है, जिसके ऊपर जूही कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा तुम समझे कि नहीं?
जिसके बाद संग कहता है हाँ मैं समझ गया। संग के पास एक स्टोन होता है जो कि ई रैंक का होता है। उन लोगों की नज़रों में इसकी कोई कीमत भी नहीं होती। हम देखते हैं कि उन्हें एक गुफा मिलती है जो कि एक प्राचीन तहखाना होता है। वो सोचते हैं कि इस तहखाने के अंदर हमें लूट का और सामान मिल सकता है। फिर उनका लीडर कहता है कि रुको, ऐसे हालात में हमें हंटर एसोसिएशन के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पे कोई और लूट के चला जाएगा। फिर उनमें से एक कहता है कि वैसे भी ये ई रैंक का मामूली सा तहखाना ही तो है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए ही तो बनाए जाते हैं। उसके बाद उनका लीडर कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ पर इसमें हमारी जान जा सकती है। फिर वो कहता है क्यों ना हम वोट से डिसाइड करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब अपना अपना वोट पाते हैं। 6 लोगों ने ना कहा होता है और 6 लोगों ने हाँ कहा होता है। उसके बाद सिर्फ संग ही बच जाता है। संग सोचता है कि उसके लिए डी रैंक की गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं, पर क्योंकि उसके डैड का पता नहीं लग रहा होता और उसकी मॉम के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी बहन की पढ़ाई और माँ के इलाज के लिए वो उस गुफा में जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें हंटर बनने की प्रक्रिया को दिखाया जाता है जहाँ पर जिसकी जितनी पावर होती है उस हिसाब से उन्हें रैंक दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ उन्हें हायर करती हैं। फिर हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि एज और जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो हमारे काम आते हैं तो उन्हें ऑफ़र दे दो। वैसे भी हम कहाँ ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिसकी बराबरी हैंड से की जा सके। हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और 2 चोर बाइक से एक आंटी का पर्स चोरी करके भाग रहे होते हैं और उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वो लड़की उनसे पर्स छीन लेती है। वो और कोई नहीं, हैन होती है जो कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। फिर हमें वापस से गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे संग जूही से माफ़ी मांग रहा होता है। जिसके ऊपर संग जूही कहती है कि ये किस लिए था। संग कहता है कि मैंने अपना वोट हाँ में दिया जिसकी वजह से अब तुम भी मुसीबत में हो। जूही कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर चोट तुम्हें ऊपर लगी होती तो तुम मर सकते थे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। और फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे लंच पर लेकर जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। उसके बाद वो एक गेट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद वो कहते हैं कि चलो अंदर चलें। और फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को जिसका नाम होता है गोगन हिन, जो कहता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हंटर्स बनना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हंटर बिल्कुल बनना नहीं चाहते। लगभग 10 साल पहले ये गेट सामने आए थे। अब भी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो इसलिए हंटर बनना ऐसा है जैसे कि जान को जोखिम में डालना। तो हमें लापरवाह बिल्कुल नहीं होना, अगर जिंदा रहना है तो डरना जरूरी है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर्स उस गेट के अंदर चले जाते हैं जहां पर जाते ही लाइटें अपने आप जल जाती है और अंदर जाके वो जब देखते हैं कि वहाँ एक भी दानव नहीं होता और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। वो देखते हैं कि प्राचीन लिपि में इस मंदिर के कुछ नियम लिखे होते हैं, जिसमें पहला नियम ये होता है कि देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम उसकी तारीफ करो और तीसरा नियम ये होता है कि अपनी भक्ति साबित करो। जूही संग से कहती है कि संग सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी वाली मूर्ति की आंखें अपने आप हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देख रही हो। फिर संग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तभी हम देखते हैं कि गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वहीं पे कैद हो जाते हैं। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था हमें अंदर नहीं आना चाहिए था, अब तुम सारा खजाना रख लो पर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जैसे ही गेट को टच करता है हम देखते हैं कि मूर्ति हिलने लग जाती है और उस बंदे को 2 हिस्सों में काट देती है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। संक सोचने लग जाता है कि क्या ये जो बंदा मरा था वो डी रैंक का हंटर था। कुल मिला के वो मुझसे और मेरी ई रैंक से तो काफ़ी बेहतर था, फिर भी वो एक झटके में मर गया।
वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। शंख जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी मूर्ति होती है उसकी आंखें हिलने लग जाती है और उसकी आंखों से रोशनी निकलती है, जिसके बाद शंख का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत बार मौत की कगार पे खड़ा हो चुका है। वो अपने पहले ही मिशन में अपने साथियों से अलग हो जाता है और उसके ऊपर ई रैंक के दानव ने हमला कर दिया होता है, जिसके बाद वो कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कितने निचले रैंक का है, वो खुद को हमेशा मौत की कगार पे ही पाता था। ज़्यादातर हंटर स्टार मनी को बेचकर अपने लिए अच्छे नए हथियार ले लेते थे। उसके पास एक चाकू को खरीदने के पैसे होते हैं, अगर वो टूट जाए तो उसे निहत्थे ही लड़ना पड़ेगा। उसके जूतों का भी हाल बुरा था और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सह चुका था। वो अपना मजाक हमेशा सहता रहता था। इसके बावजूद उसने ऐसी नौकरियां की जिसमें जान जाने का जोखिम ज़्यादा था। जिंदा रहने के लिए वो अपनी आंखें हमेशा खुली रखता था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था। शायद इसीलिए वो कहता है कि मैं बता पाया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे संग कहता है कि सब जने बैठ जाओ और हम देखते हैं कि उस मूर्ति से लेज़र बीम्स निकलने लग जाती है जो कि पूरी धरती को ज्वालामुखी में बदल देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पीछे लोग खड़े थे वो सारे जल के मर जाते हैं और उनकी हड्डियाँ भी नहीं बचती, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, लिटरली सब के सब डर जाते हैं। जूही तो डर के मारे जमीन पर लेटकर कांप रही होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है और वो सब के सब वहाँ पे फंस चुके होते हैं और वो कहते हैं कि अब हम मरने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो इनका लीडर होता है उसका नाम होता है मिस्टर शंख और वो कहता है कि आज हम बार बार बच गए। जिन्बू, अगर तुमने बताया नहीं होता तो आज हम सब के सब मर जाते। जिन्बू देखता है कि मिस्टर शंख का एक हाथ पूरा कट चुका होता है। मिस्टर शंख कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बुरी चीज़ें मैंने देखी हैं। वो जिन्बू से कहता है कि क्या तुम मेरे हाथ का खून रोक सकते हो, जिसके बाद जिन्बू वहाँ पे उसके हाथ पे कपड़ा बांधता है। जूही बी रैंक के होने के बावजूद भी वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए उसे आसान मिशन पे भेजा जाता है। मिस्टर शंख कहते हैं कि मैं खुद 2 से 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक और कभी कभी एस रैंक के होते हैं। जो वो पट्टे पे नियम लिखे हुए थे, क्या तुम्हें याद है? वो पहला नियम देवता का सम्मान करो और दूसरा नियम ये था कि उसकी तारीफ करो और तीसरा अपनी भक्ति साबित करो, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर जिन्बू कहता है कि कहीं वो देवता वो बड़ी वाली मूर्ति तो नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्बू की बहन को, जिसका नाम होता है जीना, और उसकी क्लास में उसकी एक क्लासमेट आती है और वो कहती है कि एक बात बताओ जीना, क्या तुम्हारा भाई भी एक हंटर है? जिसके ऊपर जीना कहती है हाँ, वो ई रैंक का हंटर है, वो हमेशा चोट खाकर आता ही रहता है, कुछ दिन पहले ही वो पट्टियाँ बनवा कर आया था। फिर वापस से गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग समझ चुके होते हैं कि इस चीज़ से लड़ा नहीं जा सकता, इनको कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। उनमें से एक लड़का होता है और वो कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। दरअसल उसके पास स्पीड की पावर होती है और उसे लगता है कि ये चीज़ मुझे छू भी नहीं पाएगी, मैं बहुत तेज़ी से भाग के यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही भागता है उसको वो चीज़ कुछ ही सेकंड में जला के ख़त्म कर देती है और उसके सिर्फ जूते ही बच जाते हैं। जिन्बू कहता है कि ये देवता हमें बहुत ही आसानी से मार सकता है, वो भी राह चलते कीड़े की तरह, फिर ये हमें मार क्यों नहीं रहा? इसके पास इतनी ताकत है, इसके बावजूद भी ये हमें मार नहीं रहा। ये बाकी दानवों से अलग है, दूसरे दानव हमें देखते ही हमला कर देते हैं पर ये हम पे हमला नहीं कर रहा। फिर जिन्बू को याद आता है कि इस गुफा के तो कुछ नियम थे। उसे याद आ जाता है कि इस गुफा का पहला नियम ये था कि देवता का सम्मान करो। फिर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं सही हूँ तो ये ज़रूर काम करेगा,
और फिर वो उठता है और उस देवता के सामने खड़ा हो जाता है। उस मूर्ति की आंखें चमकने लग जाती है और जिन्बू को वो जैसे ही मारने वाली होती है, हम देखते हैं जिन्बू झुक जाता है और वो मूर्ति वहीं पे रुक जाती है। जिन्बू सबसे कहता है कि सुनो सब, अपना सिर नीचे झुका लो, ये मूर्ति हमें कुछ नहीं करेगी। ठीक वैसे ही जैसे नियम कहता है, अगर हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। उन सब के सिर झुकाते ही वो मूर्ति उन्हें कुछ नहीं करती और वो देवता जो होता है वो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ हंसने लग जाता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब बच चुके हैं और वो यहाँ से जा सकते हैं। पर हम तभी देखते हैं कि वो मूर्ति होती है वो अपनी जगह से उठ जाती है। उनका लीडर जिन्बू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान था, जिसके ऊपर जिन्बू कहता है नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पर जो भी हो हमें यहाँ के नियमों की तोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरा नियम ये था कि देवता की तारीफ करो, हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि ये मुझे करने दो, मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा होता है और वो उस देवता के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि हे देवता, हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। उस देवता को इससे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा होता और वो उस बंदे को पैरों से कुचल देता है। उसको कुचलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। ये देखकर वो पूरी तरह सहम जाती है और वो वहीं पे बैठ जाती है और फिर वो देवता उस लड़की को भी वहीं पे कुचल देता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। पार्क सोचता है कि मुझे इस तरह ऐसे नहीं मरना, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है और वो एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो वहाँ पे जाकर महफूज रहेगा, पर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मूर्ति होती है जो पार्क को 2 हिस्सों में काट देती है। जिन्बू सोचता है कि इस चीज़ की तारीफ करूँ भी तो कैसे, ये तो एक शैतान है। पर वो जूही को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो देवता एक एक करके सबको मार रहा होता है। जिन्बू देखता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ होती हैं जिनके हाथ में अलग अलग हथियार होते हैं, जैसे कि हथौड़े, तलवार। और वो देखता है कि उनके बीच में कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जिनके हाथ में बाजे होते हैं। उसके बाद वो मिस्टर शंख से बाजों वाली मूर्तियों के पास जाने के लिए कहता है, जिसके बाद मिस्टर शंख उस मूर्ति के पास जाते हैं और उसके पास जाते ही वो मूर्ति बजने लग जाती है और देवता भी उन्हें कुछ नहीं कर रहा होता। फिर वो धीरे धीरे सारे उन मूर्तियों के पास जाने लगते हैं। जूही और जिन्बू भी एक मूर्ति के पास जाते हैं। उसके पास जाने के बाद वो मूर्ति कुछ नहीं बजा रही होती, क्योंकि वो 2 जाने होते हैं। जिन्बू दूसरी मूर्ति की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे उसे देवता देख लेता है, जिसके बाद वो उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। जिन्बू बचता बचाता खुद को बहुत ही मुश्किल से बाजे वाली मूर्ति के पास पहुँचता है। जैसे ही जिन्बू उस बाजे वाली मूर्ति के पास पहुँचता है, वो मूर्ति बाजा बजाने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो देवता होता है वो अपनी जगह पे वापस से जाकर बैठ जाता है। जूही जिन्बू के पास आती है और देखती है कि जिन्बू का एक पैर जूते के साथ ही कट चुका होता है। जूही जिन्बू को हील करने लग जाती है। चोट ज़्यादा लगने की वजह से हम देखते हैं कि वो हील नहीं कर पा रही होती और उसके मुंह से खून आ जाता है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो मिस्टर शंख को दोष देने लग जाते हैं, अगर तुमने अंदर आने के लिए हाँ नहीं कहा होता तो आज ये सब नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि गुफा के सेंटर में एक बलिस्तान आ जाता है, जिसके बाद जिन्बू कहता है कि पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है, हम में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी अपनी भक्ति साबित करने के लिए। तीसरा नियम भी यही कहता है। उनमें से एक बंदा अपने लीडर के ऊपर ही तलवार रख देता है और मिस्टर शंख से बलि देने के लिए कहता है, जिसके बाद मिस्टर शंख भी बलि देने के लिए मान जाते हैं। मिस्टर शंख जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं होता और वहाँ पे एक पीले कलर की रोशनी जल जाती है। जिन्बू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पे चल क्या रहा है और वो सोचता है क्या हमें बलि देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे उस बलिस्थान तक लेकर चलोगे, जिसके बाद वो बलिस्थान तक जाता है। उन तीनों के अंदर जाते ही वहाँ पे 3
पीले कलर की लो और जल जाती है। तो लोग बाहर होते हैं, जिसके बाद जिन्बू कहता है कि क्या तुम लोग भी इसके अंदर आ सकते हो, हमें सबके लिए लो जलानी होगी, अगर हमें कुछ होना भी होगा तो साथ में होगा। उन दोनों के अंदर आते ही वहाँ पे पीली लो के साथ नीली कलर की लो भी जलने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बाहर जाने का दरवाज़ा भी खुल जाता है। उसी के साथ वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाती है। जिन्बू देखता है कि वो जिस मूर्ति की तरफ देखता है वो मूर्ति रुक जाती है। फिर जिन्बू समझ जाता है। जिन्बू सबसे कहता है कि अपनी आंखें बंद मत करो, ये बचपन में खेले हुए खेल की तरह ही है, अगर हम इस मूर्तियों को देखते रहें तो ये नहीं हिलेंगी। तभी उनमें से एक लड़की इतना डर जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है। उसके भागते ही पीली लो बुझ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिरकार बाहर कैसे चली गई। जिन्बू देखता है कि वहाँ पे नीली लो वक्त के साथ बुझती जाती है और पीली वाली लो तब बुझती है जब वहाँ से कोई जाता है। जिन्बू सोचने लग जाता है कि वो लड़की कैसे चली गई। उसे लगता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई चाल है, शायद इस देवता के लिए हमारी भक्ति को परखने की कोई चाल है। जिसने जिन्बू को पकड़ा होता है वो कहता है कि मैं और झेल नहीं सकता और वो जिन्बू को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ही वहाँ पे एक और पीली लो बुझ जाती है। मिस्टर केन कहता है कि मेरा भी एक परिवार है, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता और वो भी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग बच जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर संग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, तुम्हारी कोई उम्र नहीं है मरने की, तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक हम में से कोई एक यहाँ पे रहेगा दरवाजे खुले रहेंगे, अभी तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पर हम देखते हैं कि जूही का पैर काम नहीं कर रहा होता क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया होता है, जिसके बाद वो उठ भी नहीं पा रही होती। जिन्बू कहता है कि मिस्टर संग आप जूही को लेकर चले जाइए। उसके ऊपर मिस्टर संग कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहीं रहूँगा। जिन्बू कहता है कि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो जूही को बाहर कौन लेकर जाएगा। जिन्बू जूही को एक स्टोन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए, इस स्टोन को बेचकर तुम डिनर कर लेना। पर जूही वहाँ से जाने के लिए नहीं मान रही होती है, जिसके बाद मिस्टर संग उसके गले पे मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिन्बू एक तलवार उठा लेता और फिर उन मूर्तियों के सामने तान देता और कहता है कि मैं मरने से पहले एक को तो मार के ही मरूंगा। वो मूर्ति जिन्बू के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से ही बचता है। जिन्बू कहता है कि मैं हमेशा से ही कमज़ोर था, इसके लिए मुझे बार बार मेरा मजाक उड़ाया गया, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की। उसी के साथ वो मूर्ति जिन्बू का एक हाथ काट देती है। जिन्बू कहता है कि ये सब बकवास है, मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की पर मैं नहीं बना सका, और वो उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है, उसकी बस सांसें ही चल रही होती है और वो जो मूर्ति होती है वो जिन्बू के शरीर में तलवार घुसा देती है। हालांकि जिन्बू अभी तक मरा नहीं होता, उसकी बस सांसें ही चल रही होती हैं और वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, काश कि मुझे एक और मौका मिल सकता। और हम देखते हैं कि वो मूर्ति जिन्बू को बस मारने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो नीली वाली लो होती है वो बुझ जाती है। नीली लो के बुझते ही एक नोटिफिकेशन आता है और हम देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।